अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सरप्राइज टू सी मी। आई एम टू। भाई ज़्यादा लंबी इस बात पे नहीं करेंगे कि मैं कहाँ था और मैं क्यों नहीं था। बात हम ये करेंगे कि आज का जो टॉपिक है दैट इज़ टॉक्सिक पेरेंटिंग। आई एम बैक ऑन माई पॉडकास्ट और इंशाल्लाह दूसरा कंटेंट भी आ ही जाएगा। मुझे नहीं पता कब लेकिन जितना बन रहा है उस पे शुक्र कर रहा हूँ अभी मैं। तो टुडेज टॉपिक इज़ टॉक्सिक पेरेंटिंग। नाउ फर्स्टली एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं ये किसी को देखकर नहीं बना रहा या मतलब एज एन किसी की एग्जांपल्स नहीं ले रहा। मैं बस एक्सपीरियंसेस और जो भी मेरी अपनी नॉलेज है मैं उससे बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंसेस एज एन मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, नहीं अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप बिल्कुल सही थे। लेकिन ज़ाहिर है हर किसी में कमी खामियां ऊपर नीचे तो सब होता है, नथिंग्स परफेक्ट एंड दैट्स ओके। लेकिन आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं दैट इज स्ट्रिक्टली अबाउट टॉक्सिक पेरेंटिंग, और इस चीज़ से क्या हो सकता है, इस चीज़ से क्या होता है एंड हाउ टू स्टॉप इट तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कुछ चीज़ें आप लर्न कर लेते हैं तो मे बी, क्योंकि अगर मुझे कोई देखेगा तो आई डोंट थिंक कोई पेरेंट मुझे देखेगा अभी, लेकिन फ्यूचर पेरेंट्स देख सकते हैं। तो वही कि अगर मेरी बात से क्या पता किसी फ्यूचर बच्चे का फ्यूचर बच रहा है तो व्हाई नॉट। तो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन माय स्पेकुलेशन, मेरी असम्पशंस, मेरी एक्सपीरियंसेस, सब कुछ मेरे ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप लोगों के डिफरेंट हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि जाहिर है हर कोई डिफरेंट है। अगर हर कोई सेम होता तो ये दुनिया दुनिया नहीं होती, ये दुनिया दुनिया ही होती, लेकिन मच मच वर्स प्लेस। अच्छा खैर। तो आज का टॉपिक है टॉक्सिक पेरेंटिंग। तो बेसिकली व्हाट टॉक्सिक पेरेंटिंग फॉर मी इज, टॉक्सिक पेरेंटिंग ऐसी पेरेंटिंग है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चे को बुरा ही ट्रीट करें। टॉक्सिक पेरेंटिंग इज़ बेसिकली एनी बिहेवियर या ऐसी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से आपका बच्चा आगे जाके इनहिबिट हो जाता है अपनी पूरी पोटेंशियल रीच करने से। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बच्चे की धुलाई करते हैं, मतलब धुलाई तो नहीं, मतलब धुलाई तो अब नहीं करता कोई, खैर। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को मारते पीटते हैं तो दैट काउंट्स एज टॉक्सिक पेरेंटिंग, क्योंकि आगे जाके वो बच्चा या तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, रेबल टाइप बन जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा इनहिबिट हो जाएगा कि वो कुछ भी सोचेगा ना तो वो हज़ार बार सोचेगा करने से पहले। एंड अब बैड पेरेंटिंग और टॉक्सिक पेरेंटिंग में ये फ़र्क है कि बैड पेरेंटिंग में आपको पता नहीं होता। बैड पेरेंटिंग मोस्टली आती है आपके नेगेटिव साइड पे, कि मतलब आपने मारा है या आप डांट रहे हैं या ये सब चीज़ों में। टॉक्सिक मेरे लिहाज से आती है कि मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो बच्चे को आगे जाके स्पॉइल करता है उसके फ्यूचर को। बेसिकली अगर आप एक बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड दिखाते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है उसके फ्यूचर पे, क्योंकि फिर ना दे एक्सपेक्ट कि यार दुनिया बहुत आसान है और हर कोई आपको उतनी ही अफेक्शन दिखाएगा। और जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो फिर उनके लिए उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि असली दुनिया बहुत अलग है। असली दुनिया में ना आपको इतना ज़्यादा लाड मिलने वाला है, ना आपको इतने फर्स्ट में प्यार मिलने वाला है। असली दुनिया इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ही आपको पेरेंट्स के देखकर बनी है एंड पेरेंट्स ने ही ऐसी अपब्रिंगिंग की है कि बेटा हम तो प्यार देते रहते हैं और जो चाहिए तो मैं वो ले लो, तो दैट इंड्यूसेस अ बिहेवियर कि यार आगे जाके ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि भाई हमें तो आदत ही है ना इस चीज़ की, तो एक्सपेक्ट भी वही करते हैं। एंड फिर कि स्पॉइल्ड ब्रैट्स कैसे होते हैं, ब्रैट्स तो नहीं, वो तो इट्स अ बैड वर्ड, लेकिन स्पॉइल्ड किड्स कैसे होते हैं। तो दैट ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब मैं बात करूंगा टॉक्सिक पेरेंटिंग की। अब टॉक्सिक पेरेंटिंग फॉर मी इज बेसिकली क्या कहते हैं, टॉक्सिक पेरेंटिंग क्या करती है। टॉक्सिक पेरेंटिंग इज जब होती है जब एक तरीके से आप अपने बच्चे के खुद बुली होते हो पहले। मतलब आप खुद सोचें कि द फर्स्ट रिलेशन यू हैव इज विद योर मदर एंड योर फादर। मतलब मदर फिर फादर आता है, लेकिन सही है दोनों पेरेंट्स के साथ आता है। अब आप खुद सोचें कि भाई अगर मदर और फादर के साथ ही आपका रिलेशन ऐसा है कि मतलब तीन चार चीज़ें होती हैं। अब आइदर या तो वो बहुत इग्नोरेंट होते हैं, मतलब दे डोंट रियली केयर, एम्पैथेटिक वगैरह ये सब तो बाद में आता है, वो देखते ही नहीं है, वो बच्चे को देखते ही नहीं, वो खाना खिला देते हैं टाइम पे, बड़ी बात होती है। एक ये होता है इग्नोरेंट। एक होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस सेंस में कि ये देखो, ये तुम कर रहे हो तो पूछ के करो, वो कर रहे हो तो पूछ के करो, बेसिकली सांस ले रहे हो तो पूछ के करो। तो ये होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। एक होता है बहुत ज़्यादा लीनियंट, हाँ बेटा तुम्हें ये चाहिए ये भी ले लो, तुम्हें वो चाहिए तुम वो भी ले लो। तो ये सारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जो मेरे लिहाज से टॉक्सिक पेरेंटिंग में काउंट होते हैं। और एक तरीके से फर्स्ट बुली, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा लाड दिखाना इज फर्स्ट बुली, लेकिन ऐसा होता है कि
जैसे अगर आप बच्चे को मारते-वारते हैं, तो एक बच्चे में ना डर पैदा हो जाता है। मतलब वो डर अगर आप लोग ही पैदा करवा देंगे, मतलब आप लोग, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, कि वो डर अगर सब लोग पैदा करवा देंगे, तो मतलब फिर आगे कैसे बढ़ेगा वो? मतलब ये बात है ना कि अगर मुझे भी बचपन में, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन में नहीं मारा गया। एंड सम में से कि अगर मार देते तो मैं ज़्यादा बेहतर होता। दैट मे बी ट्रू। लेकिन मुझे बचपन में इतना नहीं मारा गया। एंड अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे मारा जाता, तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखता बोलने का। क्योंकि मुझे मारा जाता किसी ऐसी गलती पे जो बहुत बड़ी नहीं होती है, माइनर होती है। मतलब बच्चों को क्यों मारा जाता है? आपके ग्रेड कम आ गया, आपको मारेंगे, आपने कुछ बोल दिया, आपको मारेंगे। मतलब ये मैं ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि भाई बच्चों को मारा अगर जा रहा है, या बच्चों को वर्बली अब्यूज किया जा रहा है, अब्यूजिव, बेसिकली मैं अभी अब्यूज की बात कर रहा हूँ। तो अब्यूज़ किया जा रहा है, तो फिर ज़ाहिर है वो इतने ज़्यादा इन्हिबिट हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरी तो कोई सही नहीं है, मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, और अगर बोला तो मेरे साथ गलत होगा। तो वो बोलते हैं चल छोड़। एक ये आउटकम होता है। एक दूसरा होता है कि वो बोलते हैं कि भाई मेरी तो से नहीं है, तो दफ़ा करो, मैं तो जो आता है मेरे दिल में मैं वो करूँगा। और ऐसे रिबेलियस किड्स फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा मसले खड़े कर देते हैं, अपने लिए भी और अपने सराउंडिंग वालों के लिए भी। अभी मैं हर जगह रैंडम डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इन जनरल एक ही टॉपिक है, दैट इज़ टॉक्सिक पेरेंटिंग। एक और चीज़ है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर बहुत हो जाता है। अब आप खुद सोचें कि यार आप आ रहे हो थके-हारे, आपको ना टीचर्स इतना कोई सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अगर एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपके टीचर्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके दोस्त-वोस्त भी नहीं इतने। आप घर आते हो, आप अपनी अम्मी-अब्बू का चेहरा देखते हो। अम्मी-अब्बू भी आपको आप आगे से गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। क्या होगा आपका? आपका तो काम ही तमाम हो जाएगा, ना कॉन्फिडेंस रहेगा, आप बोलोगे यार कि मतलब कुछ है ही नहीं मेरे में, तो घर आता हूँ तो वो भी गालियाँ ही पड़ रही हैं, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना मेरा। तो बेसिकली आपकी एक चीज़ होती है सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिस पे मैं बात करने का सोच रहा हूँ, वो बात की कहानी है। लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब मुझे लगता है कि भाई कॉन्फिडेंस शैटर इन्हीं बातों से होता है कि आपकी मतलब सेल्फ वर्थ होती है बेसिकली, कि आपको क्या लगता है कि दूसरों की आँखों में आपकी क्या वैल्यू है। और अगर आपके माँ-बाप की वजह से ही आपकी सेल्फ वर्थ गिर गई, तो सेल्फ वर्थ गिरी तो आपका कॉन्फिडेंस भी शैटर हो गया। और कॉन्फिडेंस शैटर हुआ तो मुझे इस पे लंबी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में नहीं, इन जनरल दुनिया में कितना ज़रूरी है। तो दैट इज़ समथिंग कि मतलब ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस शैटर भी हो जाता है ऐसी हरकतों से। एक और चीज़ है, हमारे देसी हाउसहोल्ड्स में तो बहुत होता है। एक चीज़ होती है कंपैरिज़न। इस कंपैरिज़न से ना मुझे नफ़रत है। मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ ये, मतलब हम मेरी फैमिली में नहीं हुआ। मैं अपने ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन देसी हाउसहोल्ड्स में होता है कि भाई वो अमजद भाई के बेटे के बड़े अच्छे मार्क्स आए, या उनकी बेटी के बड़े अच्छे मार्क्स आए, या वो तो इतना बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, बेटा तुम क्या कर रहे हो? आप जब कंपेयर करते हो ना, तो आप बेसिकली सामने वाले की जितनी भी आज तक की अचीवमेंट्स होती हैं, वो सारी नज़रअंदाज कर देते हो। आप बस उस एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो। आप बोलते हो कि ये वो तुमसे बेहतर कर रहा है, तो तुम्हारी जितनी भी अचीवमेंट्स हो, भले अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम्हारा आर्ट्स में शौक है, और तुम्हें ज़बरदस्ती, ये फ़ोर्सफुल, ये अगला पॉइंट है, लेकिन तुम्हें ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में घुसा दिया गया, और तुम्हारी जितनी भी आर्ट्स की वगैरह वो सारी थी चीज़ें थी, वो सब हटा दी गई। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। अब क्यों नहीं है भाई? आर्ट्स में तुम इतने अच्छे हो, वो उनका बेटा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम, ज़ाहिर है अब तुम्हें कंपेयर किया जा रहा है ना, तो तुम कंपेयर भी उसी पॉइंट पे किया जा रहा है जहाँ तुम वीक हो। कभी भी इस बात पे, कभी भी आपको अच्छे काम के लिए कंपेयर नहीं किया जाता। सामने वाला भी कंपेयर उसी बात पे कर रहा होता है जिस पे आपको लग रहा होता है कि यार वो कम पड़ रहा है। अब अगर ज़्यादा मैं उस पे नहीं बोल रहा कि भाई जो लोग चौड़े होते हैं, चौड़ा इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं बात कर रहा हूँ कि कंपैरिज़न जो होती है ना, वो होती बुरी चीज़ों पे है। जैसे आपको पता है ना कि आपके मार्क्स कम हैं, तो वो कंपेयर करना शुरू कर देंगे। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है, तो वो कभी कंपेयर नहीं करेंगे। वो आपको एप्रिशिएट कर देंगे, लेकिन वो कभी कंपेयर करके नहीं बोलेंगे कि हाँ, तुम्हारे तो उससे भी ज़्यादा हैं यार, क्या बात है। लेकिन तुम्हारे बुरे आए होंगे ना, तो फिर वो ज़रूर बोलेंगे कि यार तुम्हारे तो उससे भी बुरे हैं, बड़ी खैर क्या बोलूँ मैं। लेकिन कंपैरिज़न इज़ अ थिंग दैट आई हेट, एंड कंपैरिज़न इज़ अ थिंग जो आपको ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिज़न की वज़ह से आपकी खुद की अचीवमेंट सारी हट जाती हैं। आपको लगता है कि आप जी ही दूसरों के ले रहे हो, और आपका काम ही दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन करना है। तो आई डोंट थिंक कंपैरिज़न शुड बी डन। कंपैरिज़न किसी भी उसमें नहीं करनी चाहिए। कम द ओनली थिंग यू शुड कंपेयर योरसेल्फ इज़ टू योरसेल्फ। तो अपने आप से कंपेयर जब तक कर रहे हो तब तक ठीक है, कि मतलब मैं कल ऐसा था तो मैं आज अपने आप में कितनी बेहतरी ला सकता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा कंपटीशन आपका अपना आप ही होता है। और ये मेरी बात है, क्या पता दूसरों की डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है, लेकिन ये मेरे लिए है। अच्छा, अब अनदर थिंग इज बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग पे तो मैं
बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन छेड़ सकता हूँ। अब बॉडी शेमिंग ज़ाहिर है, मैं इतने कोई पीक शेप में तो हूँ नहीं एज़ यू कैन सी, लेकिन मेरे माँ-बाप ने आज तक मुझे बॉडी शेम नहीं किया। और उस बॉडी शेमिंग मतलब सही है, बाकी लोगों ने बहुत बोला होगा, लेकिन मेरे माँ-बाप ने मुझे बॉडी शेम नहीं किया आज तक। और आई कैन ओनली इमेजिन कि अगर मुझे बॉडी शेम करते वो, तो आई वुड मुझे नहीं पता होता कि मुझ पे क्या मुझे ये पता है कि मुझ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। और मुझ पे क्या, हर किसी पे पड़ते हैं। अगर आपके घर वाले ही आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम कितने गोरे हो, तुम कितने काले हो, तुम कितने मोटे हो, तुम कितने पतले हो, मैं बेसिकली एग्जांपल दे रहा हूँ, रेसिज्म मैं नहीं भी वो बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपके घर वाले ही आपको बॉडी शेम कर रहे हैं या आपके किसी एट्रीब्यूट पे बोल रहे हैं कि यार तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो बेसिकली फर्स्ट थिंग, आपकी तो गलती है ही नहीं, आपकी गलती है ही नहीं। फिर वो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, आपकी गलती इस सेंस पे नहीं है कि यार एवरीवन इज डिफरेंट। अब भले कोई मोटा पतला जो भी हो, एवरीवन इज डिफरेंट एंड एवरीवन हैज अ राइट टू लिव देयर ओन लाइफ। अब बात वो अलग बात आती है कि भाई अगर आप मोटे हैं तो हाँ हेल्थ के लिए इफेक्ट्स वगैरह वो सब मैं मानता हूँ, और वो सब अलग कन्वर्सेशन है, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ कि एवरीवन हैज इज डिफरेंट एंड एवरीवन हैज अ राइट टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंगली टू देयर ओन टेस्ट। तो बॉडी शेमिंग वगैरह ना, ये तो अगर पेरेंट्स ही करते हैं, अगर पेरेंट्स ही करेंगे, क्योंकि दुनिया तो बहुत जालिम है, दुनिया तो करती ही है, और मेरा व्यू दुनिया पे बहुत बुरा है, लेकिन अगर आपके फैमिली वाले भी करना शुरू कर दें तो फिर तो आपके पास कोई जगह नहीं बचती जाने की। मतलब आप बोलते हो कि यार दुनिया भी कर रही है, फैमिली भी कर रही है, तो क्या पता मुझ में ही गलती है। और जब आप में एक इरेशनल गिल्ट बिल्डअप हो जाता है ना, तो वो आपके आगे सारे रिलेशनशिप्स में आता है, और वो एक गिल्ट आपके सारे रिलेशनशिप्स तबाह कर सकता है, अनलेस यू कंट्रोल इट, या फिर अनलेस आपका जो भी रिलेशन है सामने वाला बहुत ज़्यादा वो अंडरस्टैंडिंग हो, तो दैट वर्क्स। लेकिन यही बात है कि भाई अगर आपके घर वाले ही आपको एक चीज़ पे बोल रहे हैं, एक एट्रीब्यूट पे बोल रहे हैं जिसके बारे में आप पहले ही बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो दूसरों की वजह से या अपनी वजह से, अगर वो भी बोल रहे हैं तो फिर तो आप उससे बाहर निकलना इज़ वेरी वेरी हार्ड। और सही है, सही तो नहीं है, लेकिन अब दैट इज़ अ थिंग। अब कुछ और चीज़ें हैं, मैं बहुत लंबी नहीं करना चाह रहा बिकॉज़ आई एम काइंड ऑफ स्लीपी। 4 बज रहे हैं अभी। आई एम काइंड ऑफ स्लीपी। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। स्ट्रिक्ट होते हैं तो रिबेलियस किड्स आ जाते हैं, या आपकी वही इनहिबिट हो जाती है आपके बच्चे। कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं कि भाई मुझसे ये पूछ के करो या ये पूछ के करो, तुम ये कर रहे हो तो ये चूज़ करके करो। बच्चे को अपनी फ्री विल में बिलीव नहीं होता, बच्चा बोलता है कि भाई अगर इनकी मर्ज़ी से ही करनी है हर चीज़, तो फिर इनकी मर्ज़ी से ही करूँगा। और आगे जाके अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आगे जाके अगर आपकी शादी-वादी होती है और आपकी कोई वाइफ़ वगैरह आती है, या हस्बैंड भी हो सकते हैं, बल्कि वाइफ़ ही होती है, खाना आपके अपने घर ला रहे हो। आई एम डम्ब। तो खैर मैं ये बोल रहा हूँ कि अज्यूम यू आर अ मैन और आपकी वाइफ एक आ रही है, और आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे। अब आप खुद सोचो कि सही है, आपको तो आदत है, लेकिन आपकी वाइफ पे क्या बीतेगी जब वो चाय बना रही है और सामने वाला बोले नहीं नहीं बेटा चाय नहीं पीते, कॉफ़ी पीते हैं। भाई तुम खुद सोचो कि क्या होगा, मतलब वो एक अलग उससे आई है, और आपको आते के साथ ही एक आपका तो है ही कि मतलब आपके हस्बैंड की तो सुननी है, लेकिन आपको ऊपर से दो और की सुननी है, और उनका कोई हक नहीं बनता आप पे, लेकिन फिर भी सुन रहे हो आप बैठ के। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई पेरेंटिंग आपकी ना एक जगह लिमिट नहीं होती, पेरेंटिंग आपकी हर जगह स्प्रेड आउट हो जाती है। अब वो भले आपके थ्रू स्प्रेड आउट हो, या आप किसी को ला रहे हो अपने साथ उस पे स्प्रेड आउट हो, लेकिन टॉक्सिक चीज़ है, एक एक इन जनरल टॉक्सिक ट्रेट स्प्रेड आउट अ लॉट। वो भले आपके थ्रू हो, या आपके लव्ड वंस के थ्रू हो, या फिर आप किसी को अपने साथ ला रहे हो तो उनके थ्रू हो, लेकिन थिंग इज टॉक्सिक ट्रेट स्प्रेड आउट हर जगह। और अगर टॉक्सिक पेरेंटिंग की बात की जाए, तो अगर आप अपने घर पे किसी को ला रहे हो तो जाहिर है वो उस पे भी अफेक्ट होगा। ये भी एक अलग चीज़ है, इस पे भी कभी बात करेंगे लंबी। और एक लास्ट चीज़ जो मैं बात करूँगा, वो है लैक ऑफ बाउंड्रीज़। सबसे बड़ी बात, भाई माँ-बाप को बाउंड्रीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। एवरीवन हैज़ अ बाउंड्री। अब वो भले आपके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो, आपके बच्चे और क्या कहते हैं माँ-बाप के बीच में, आपके क्या कहते हैं सिबलिंग्स के बीच में, एवरीवन हैज़ अ पर्सनल बाउंड्री, और ये होनी चाहिए, दैट इज़ हेल्दी। क्योंकि ज़ाहिर है आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ अगर बनी हुई होती है ना, तो होता है कि यार हाँ, ये बस यहाँ तक है, सही है। जितना भी आपका क्लोज़ रिलेशनशिप हो, आपकी बाउंड्री हमेशा होती है, एंड दैट इज़ अ थिंग।
इस पे भी बात करेंगे। मैं काफ़ी सारी बातें छेड़ तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब बनाऊँगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, लेकिन बात ज़रूर करेंगे। तो बात ये है कि भाई माँ उनको ना बाउंड्रीज़ का पता नहीं होता। अब या तो वो बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं इन्वेड, जैसे अगर आपको कुछ पर्सनल स्पेस चाहिए, आपको पर्सनल स्पेस कभी नहीं मिलेगी। एक तो देसी हाउस होल्ड में तो मिलती ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसे पेरेंट्स हो तो कभी नहीं मिलेगी। आप वॉशरूम जाओगे 2 मिनट बाद बोलेंगे ठक, ठक, ठक बेटा क्या कर रहे हो? अबे भाई कर रहा हूँ ना काम करने दो यार। तो बे बे फनी मैन। तो बेसिकली ये बात है कि भई अबे क्या कर मतलब हर वो ना बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको बाउंड्रीज रिस्पेक्ट की तो बात ही अलग है। वो बाउंड्रीज समझती नहीं है कि बच्चों के बीच में बाउंड्रीज भी होती हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें तो हर चीज पता होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि यू शुड इन्फॉर्म देम ऑफ एवरीथिंग, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ बंदा अपने आप को भी देखता है, बंदा अपने खुद समझता है चीजें। लेकिन व्हेन दैट क्या कहते हैं, जब ऐसी चीजें ब्रीच हो जाती है ना तो फिर मसले खड़े होते हैं। फिर आप बोलते हो, फिर आप आगे भी यही चीजें करते हो। आप अपने बच्चों के साथ भी यही करते हो, आप अपने पार्टनर्स के साथ भी यही करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ भी यही करते हो, क्योंकि बेसिकली जो आप सीखते हो वही आप आगे करोगे ना। तो बाउंड्रीज इन जनरल भी बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ासतौर पे माँ-बाप और बच्चों के बीच में तो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उनको सिखा तो सकें, ताकि वो तो आपको सिखा सकें कि भाई बाउंड्रीज आर अ थिंग एंड यू शुड रिस्पेक्ट एनीवन्स बाउंड्रीज, इंक्लूडिंग आप अगर बेटे हैं, बेटी हैं, आप अम्मी हैं, अब्बू हैं, बाउंड्रीज होती हैं एंड दे शुड बी रिस्पेक्टेड। इन चीज़ों के ऊपर से मैं बहुत ब्रीफली गया हूँ अभी, मतलब सारी चीज़ों के ऊपर से। लेकिन मेरा पॉइंट इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करना नहीं है। मेरा पॉइंट इन चीज़ों पे अवेयरनेस फैलाना है। अवेयरनेस फैलाने से ये होता है कि अगर मैं इलैबोरेट कर दूँ ना तो देखेगा वही बंदा जिसको शौक है, और अगर मैं अवेयरनेस फैलाऊँ ना तो उस बंदे पे मालूमात भी हासिल वही बंदा करेगा जिसको शौक है। तो मैं अवेयरनेस इस सेंस में फैलाता हूँ कि भाई जिसको शौक है वो ढूँढेगा इस बारे में। क्योंकि हर चीज़ अगर मैं बता दूँ तो हर चीज़ ऐसा होता है कि मतलब आप खुद रिसर्च करो ना तो खुद भी अच्छे से अच्छा पता चल जाता है। तो बेसिकली मैं इसलिए बहुत ब्रीफली जाता हूँ इन चीज़ों के ऊपर से। मैं हेडिंग्स दे देता हूँ, लेकिन आई वांट पीपल खुद से कि वो खुद से ढूँढें, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी ना इंसान में बहुत ज़रूरी है। एक क्यूरियोसिटी की वजह से ही दुनिया चलती है आई थिंक, कि अगर बंदा क्यूरियस नहीं होता तो फिर आगे जाके आगे कुछ नहीं होता, हम वही स्टेल लाइफ जी रहे होते हैं। तो आई थिंक क्यूरियोसिटी इज़ इम्पोर्टेंट, और इसलिए मैं ब्रीफ गया हूँ, और ऊपर से टाइम भी कम है, और अगर मैं बोलता रहूँगा तो लोग देखेंगे नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये क्यूरियोसिटी इज़ इम्पोर्टेंट, और इसलिए मैं ब्रीफली गया हूँ ताकि आप जिसको शौक है भाई वो खुद भी देखे, और अगर शौक नहीं है तो फिर मुझे कमेंट में बता देना, मैं बाद में लंबी कर देंगे, मसला थोड़ी, यहाँ में तो लंबी लंबी हो जाएगी। सॉरी। अच्छा, तो खैर आई थिंक आई एम डन। काफ़ी रैपिडली गया हूँ मैं, लेकिन एज आई सेड काफ़ी लेट हो रहा है, एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ, या तुम में से किसी ना किसी को कुछ नॉलेज तो हुई हो या कुछ तो पता चला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिसने अभी तक यहाँ तक देखी, एंड आई होप कि तुम लोगों की मैंने मदद की हो किसी ना किसी तरीके से। और अगर नहीं की तो भाई सॉरी यार, अब अगली बार और मेहनत करेंगे। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, इंशाल्लाह। आई होप, पता नहीं कब होगी, आई हैव नो आइडिया, लेकिन इट विल बी सून। कभी ना कभी आ जाएगी, आ जाएगी, आप फिक्र नहीं करें, आ जाएगी, लेकिन देखते कब आएगी। ठीक है, टेक केयर, एंड अपनी दुआओं में याद रखना बस। अल्लाह हाफ़िज़।